तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला, समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस कुछ बातें आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। तो इस टॉपिक में ही इसका नाम और इसका मतलब छुपा हुआ है। वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब होता है कि किस वैल्यू पे मैं जीएसटी चार्ज करूँगा। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग समझो, कस्टमर को 20,000 रुपीज़ का गुड्स आपने सप्लाई किया। 20,000 रुपीज़ का गुड्स आपने सप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो 20,000 का गुड्स आपने जो सप्लाई किया, यही आपका हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके। तो इस वैल्यू ऑफ सप्लाई 20,000 है। उसके ऊपर समझो कि जीएसटी समझो 5% है। तो 20,000 के ऊपर अगर मैं 5% निकालूं, तो जीएसटी कितना आएगा? 100। तो आ जाएगा 20,000 इंटू 5%, 1,000 रुपीज़। तो इसका मतलब इसके ऊपर मैं ऐड करूंगा जीएसटी 1,000। तो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा 21,000। बराबर। बस। तो यही हम लोग को यहाँ पे पता लगाना। तो हम लोग को ये नहीं पता लगाना है, हम लोग को ये पता लगाना है वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितने अमाउंट का हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई किया है, ताकि उस अमाउंट के ऊपर हम लोग जीएसटी चार्ज कर सकें। नहीं समझे सर? दूसरा एग्जाम्पल समझो। किसी कस्टमर को मैंने 30,000 का गुड सप्लाई किया। और गुड सप्लाई करते समय मैंने सामने वाले को बोला कि भाई साहब, ओ भाई साहब, मैं आपको 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा। मैं सप्लायर हूँ। मैंने कस्टमर को 30,000 रुपीज़ का गुड सप्लाई किया, और उसमें मैंने उनको बोला कि मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा 10%। ठीक है। तो उस केस में मैं सामने वाले के ऊपर जब बिल ड्रॉ करूंगा या बिल बनाऊंगा, तो कितने अमाउंट का होगा? तो सिंपल है। जब 30,000 में से 10% डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा। 30,000 इंटू 10/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, तो 3,000 आता है। तो इसका मतलब 30,000 में से 3,000 अगर मैं माइनस करूंगा, तो मुझे वैल्यू कितना आ जाएगा? 27,000। और यही 20,000 मेरा, 27,000 यही मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और फिर इस वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर मुझे क्या चार्ज करना पड़ेगा? जीएसटी। बट हम लोग यहाँ पे जीएसटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं सर। बोलो, समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा? कोई बात नहीं, दूसरा वाला एग्जांपल देता हूँ। समझो कि कस्टमर है। उस कस्टमर को समझो कि मैंने 1 लाख रुपीज़ का गुड सप्लाई किया है, ठीक है। और मैंने बोला कि मैं आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा उसके ऊपर 5% का। लेकिन कस्टमर ने क्या किया? कस्टमर कभी कभी ऐसा बोलता है कि आप जो मुझे गुड्स 1 लाख रुपीज़ का सप्लाई कर रहे हो ना, तो मुझे, आप जब वो गुड्स की डिलीवरी प्रोवाइड करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसकी अच्छे से पैकेजिंग करके भेजना। स्पेशल पैकेजिंग समझो उसके लिए। मतलब अगर मैं नॉर्मल पैकेजिंग करूंगा तो उसके लिए चार्जेस तो लूंगा, बट वो उसके अंदर इंक्लूडिंग होगा। बट उसने बोला, कस्टमर ने, कि मुझे स्पेशल पैकेजिंग चाहिए। तो मैंने बोला कि देखो, आपको अगर स्पेशल सर्विस चाहिए तो आपके लिए उसको आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पे करूंगा। तो स्पेशल पैकेजिंग के लिए मैंने बोला कि 5,000 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। मैंने बोला ठीक है। कस्टमर ने बोला ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, हम पे करने के लिए रेडी हैं। उसने ऐसा हमने को बोला। फिर उसके बाद समझो कि उसने तो ये तो डिमांड किया, फिर साथ ही साथ कस्टमर ने ये भी डिमांड किया कि आप जब मुझे गुड्स को डिलीवरी प्रोवाइड करोगे, तो एक काम करना, उसका इंश्योरेंस भी निकाल के मुझे भेज देना। क्योंकि क्या पता आते समय गुड्स की जब आप डिलीवरी करोगे बाय ट्रांसपोर्ट की मदद से, क्या पता कुछ हादसा वादसा अगर हो गया तो मेरा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो आप उसका इंश्योरेंस निकाल के भी मुझे भेज देना, लेकिन मैं इसका पैसा पे करूँगा। ठीक है। तो सप्लायर ने बोला ठीक है, मैं आपको उसका इंश्योरेंस निकाल के भी दे देता हूँ। तो उस इंश्योरेंस का आपको 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने बोला ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। फिर साथ ही साथ फिर कस्टमर ने और एक एक डिमांड सामने रखा। तो कस्टमर ने डिमांड क्या सामने रखा? कि बोला कि आप जब गुड्स को लोड करोगे, जैसे लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग
एंड अनलोडिंग चार्जेस कैसा होता है, जब गुड्स को आप लोड करोगे या फिर अनलोड करोगे, तो लोड को करने के पहले आप क्या करना मालूम है, उसका इंस्पेक्शन करना कि प्रॉपर जो आप आइटम मुझे गुड्स डिलीवर कर रहे हो, तो मैंने जिस क्वालिटी का आपसे मांगा है उस क्वालिटी का वो गुड्स है कि नहीं। मतलब कहीं पे भी 19-20 नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए। तो मैंने बोला तो ऑफकोर्स हम लोग चेकआउट करके ही भेजेंगे। नहीं, आप एक दो बार और अच्छी तरह से चेकआउट करके मुझे भेजना। मैंने बोला सर इतना हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आपको क्या लगता है मैं आपको पैसा पे नहीं करूँगा क्या? ठीक है, आप एक्स्ट्रा पैसा ले लेना उस चीज़ का मुझसे। तो फिर समझो कि उसने मुझे इंस्पेक्शन चार्जेस भी दे दिए, गुड्स को चार्ज मतलब इंस्पेक्ट करने का कि अच्छी मतलब जो जिस टाइप का उसने गुड्स मंगाया है वो उस टाइप का गुड्स है कि नहीं उसके अंदर। तो समझो कि मैंने बोला उसका भी आपको 5,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ऐसे कभी कभी कस्टमर ऐसे लोग होते हैं बहुत सारे डिमांड करते हैं, तो जितना भी वो डिमांड करेगा कस्टमर, जितना भी वो डिमांड करेगा उसका हमें अलग से उसके लिए चार्जेस चार्ज करेगा सप्लायर। तो सारे के सारे चार्जेस समझो आपने शामिल कर दिया। तो जैसे उसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे बोलेगा टेस्ट करके दिखाओ, टेस्टिंग चार्जेस, तो मैंने बोला उसका भी आपको 3,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। फिर बाद में मेरे को प्रॉपर डिज़ाइन का चाहिए, तो डिज़ाइनिंग चार्जेस समझो उसका 2,000 रुपीज़। फिर उसने बोला कि इंस्टॉल करने के पहले मतलब जो मैं गुड्स मंगा रहा हूँ उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के पहले आप उसकी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करो। तो मैंने बोला मेरे पास तो नहीं है, बट मैं किसी और के थ्रू आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो उसको समझो कि प्री कंसल्टेंसी चार्जेस समझो पे किया है 1,000 रुपीज़ ऐसा। तो कस्टमर जिस तरह का डिमांड किया रहेगा उस तरह से हम लोग उसको सर्विसेज उस तरह प्रोवाइड करेंगे। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अब किस वैल्यू के ऊपर मुझे जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो असली स्टोरी क्या है कि कस्टमर को मैंने 1 लाख रुपीज़ का गुड्स प्रोवाइड किया, जिसमें कस्टमर को मैंने वादा किया कि मैं आपको 5% का डिस्काउंट प्रोवाइड करूंगा, और साथ ही साथ कस्टमर ने इतने सारे चार्जेस पे करने के लिए मुझे बोले। तो सिंपल है सर, सिंपल है, वो जो जो खर्चा बोला रहेगा उसके प्रोडक्ट के प्राइस में ऐड करते जाओ बस। तो अगर मैं 1 लाख में फिर ये 5,000 ऐड कर दूंगा, 3,000 ऐड कर दूंगा, फिर इंस्पेक्शन चार्जेस ऐड कर दूंगा, टेस्टिंग चार्जेस ऐड कर दूंगा, डिलीवरी चार्जेस ऐड कर दूंगा, प्री इंस्टॉलेशन कंसल्टेंसी चार्जेस ऐड कर दूंगा, तो इन सारी चीज़ों को मोटा मोटी मैंने ऐड किया और आंसर आया समझो 1,20,000। ऐसे मैं रफली बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो और 5% का डिस्काउंट, तो 5% का डिस्काउंट आप पे किस पे बोला रहेगा, ऑन लीस्ट प्राइस पे, क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी प्राइस। तो 1 लाख का 5% अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आता है, 500। उसमें से 500 माइनस कर दूंगा, तो फाइनल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितना हो जाएगा, 1,15,000। बस इस तरह का आपको काम करना है। और एक दो बातें जो आपको याद रखनी है, तो मोटा मोटी मैंने आपको ओवरऑल 90% तो मैंने आपको समझा दिया इस तरह एग्जाम्पल देके। तो मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए बोलेगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कस्टमर या फिर रेसिपिएंट आपको जो बोलेगा कि ये खर्चा मुझे करके चाहिए या फिर ये टेस्टिंग करके चाहिए, तो सप्लायर उसके लिए अलग से एडिशनल चार्जेस उससे वसूल करेगा। तो जितने भी खर्चे रहेंगे सबको आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है बस, और डिस्काउंट रहेगा माइनस कर देना। और एक चीज़ है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बस उतनी चीज़ें याद रखो और इजीली आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको बना के देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाए इसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंपुटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे समझो मैंने लिखा सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे समझो लिखा रुपीज़, एक ही रुपीज़ बनाता। ठीक है, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे लिखूंगा लीस्ट प्राइस, लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी होगी, तो उसका जो भी लीस्ट प्राइस होगा, लीस्ट प्राइस मतलब एमआरपी प्राइस होगा, वो आपको लेना है। फिर इसमें से आपको माइनस कर देना है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट लिख के दिया होगा तो माइनस कर देना है, इसमें से लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर इसमें आपको क्या करना है, ऐड करना है जितनी भी एक्सपेंसेस को आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो जैसे कि मैंने जो एग्जांपल लिख के दिया था
स्पेशल पैकिंग चार्जेस, वो उसके कॉस्ट में ऐड कर देने हैं आपको। फिर आपको ऐड करना है इंश्योरेंस चार्जेस, वो ऐड कर दिया। फिर इसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस समझो, वो भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वो भी आपको ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस मैं कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन में जो भी चार्जेस लिख के दिया रहेगा आपको ऐड करना है। फिर इसमें ऐड करना है आपको टेस्टिंग चार्जेस, लिख के दिया रहेगा वो भी आपको ऐड ऑन करना है। फिर बाद में आपको प्लस डिलीवरी चार्जेस, ऐसे कुछ एक्सपेंसेस है जो आपको इसके अंदर ऐड ऑन करते हुए जाना है। ठीक है, कभी कभी बस अब उसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर वो अच्छी तरह से अगर आपको याद होगा तो समझो आप लोग इजीली इजीली आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसमें ऐड ऑन करना है एनी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड बाय कस्टमर, पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा एक्सपेंस था जो सप्लायर ने कस्टमर को फ़ोन करके बोला या मैसेज करके बोला रहेगा कि वो खर्चा तू पे कर देना, बाद में इसको हम लोग बिल के साथ एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सप्लायर ऐसा कस्टमर को बोलना चाहिए, मतलब वो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि ये जो खर्चा हो रहा है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लाई हो रहा है या ऑन नॉट बिहाफ ऑफ सप्लाई हो रहा है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो मतलब सप्लायर के बिहाफ पे अगर कस्टमर कोई एक्सपेंस पे कर रहा है तो वो खर्चा भी इसके अंदर आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना। अगर क्वेश्चन में लिख के दिया है कि नॉट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर तो फिर आपको उस एक्सपेंस को इसके अंदर ऐड ऑन नहीं करना है। मतलब पहले कस्टमर इसको बेयर करेगा फिर सप्लायर उसको बिल के साथ में एडजस्ट कर देगा, तो आपको इसको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। तो वो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। और कस्टमर, कस्टमर को रेसिपिएंट भी बोलते हैं, आपको याद रखना है। मतलब दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर को पेमेंट करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो डिले होने की वजह से फिर सप्लायर उसको बोलता है कि देखो आप पेमेंट करने में डिले कर रहे हो, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, या फिर आपको किसी तरह की पेनल्टी लग सकती है, या फिर किसी तरह का लेट फी आपको चार्जेस पे करना पड़ेगा फॉर डिले, डिले इन पेमेंट। तो ये भी एक्सपेंस आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। फिर उसके बाद आता है लास्ट एंड फाइनल, लाइक सेकंड लास्ट समझो। फिर इसमें ऐड करने का टैक्सेस अदर देन जीएसटी, मतलब कोई भी लोकल लोकल बॉडी आपने जो भी टैक्स पे किया रहेगा उस गुड्स के ऊपर वो आपको ऐड ऑन करना है। और जीएसटी को छोड़ के, क्योंकि जीएसटी तो मुझे एंड में कैलकुलेट करना है, तो आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा कि जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसके ऊपर सी जीएसटी इतना एप्लीकेबल होता है, एस जीएसटी इतना एप्लीकेबल होता है, आई जीएसटी इतना एप्लीकेबल होता है। तो जो भी जीएसटी वाला इन्फॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा आपको जस्ट इग्नोर करना है। और विदाउट जीएसटी वाला हमने वैल्यू फाइंड आउट करना है हम लोग को यहाँ पे। और जो भी लोकल बॉडी को हमने जो भी टैक्स पे किया रहेगा, मतलब वहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल नहीं लिख के दिया लोकल बॉडी टैक्स, या सीधा टैक्सेस लिख के दिया रहेगा अदर देन जीएसटी करके, तो वो आपको इसके अपने प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या कर देने का, ऐड ऑन कर देने का। एंड लास्ट एंड फाइनल, मतलब ये वाला पार्ट आपको याद रखना है, ये वाला पार्ट याद रखना है, ये वाला पार्ट याद रखना है, और एक लास्ट लास्ट पार्ट सब्सिडी। तो सब्सिडीज अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहीं से भी अगर आपको सब्सिडी रिसीव हो रही है, सब्सिडी का मतलब होता है कि कोई आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, कि आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और उस काम को करने के लिए लोगों किसी को पता चला, समझो किसी एनजीओ को पता चला कि आप गरीब बच्चों को बुक्स प्रोवाइड कर रहे हो या किसी को मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, और उस बुक्स को परचेज करने के लिए आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है। लेकिन आपके पास पैसा तो है,
आप पे तो कर सकते हो, लेकिन आपने सोचा कि कहीं और से अगर हेल्प हो जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। तो समझो कि किसी एनजीओ के पास गए, आप रिक्वेस्ट किया, तो उन लोगों ने फिर आपको क्या किया, 50,000 का 75,000 का आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया। तो समझो कि उसने 50,000 का सब्सिडी प्रोवाइड किया, इसका मतलब 2 लाख रुपए का समझो आप बुक्स प्रोवाइड करने वाले बच्चों को। ठीक है, और ये आप अच्छा काम कर रहे हो। तो जिस वजह से आपने क्या किया, किसी एनजीओ के पास गए या किसी एसोसिएशन के पास गए, किसी बिजनेसमैन के पास गए, किसी के पास भी आप गए, और उन्होंने उनको आपने बोला कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं, तो इस तरह के काम को करने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है। तो उन लोगों ने समझो कि आपको 75,000 रुपीज़ प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो उस केस में फिर आपकी जेब से कितना पैसा जाएगा, 1,25,000। तो ओवरऑल अगर मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितना होता है, 2 लाख। मतलब किसी भी हालत में मुझे बुक्स का 2 लाख रुपए तो पे करना ही पे करना है। तो जो आपको सब्सिडी मिलेगी, वो भी आपको अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या कर देने का, ऐड कर देने का। तो फिर तो आप अपनी जेब से कितना पैसा निकालोगे, 1,25,000। बट आपको तो बुक्स वाले को कितना पैसा पे करना है, 2 लाख रुपीज़। इसलिए जो भी सब्सिडी रिसीव होगा, मतलब ये क्या बोलते हैं, एनजीओ से या फिर किसी भी एसोसिएशन से, तो आपको उसके अंदर ऐड ऑन कर देना। एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अगर जो आपको सब्सिडी मिलेगा, तो सीधा वो अकाउंट में एडजस्ट होके मिल जाता है। तो हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सीधा याद रखो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी टाइप का अगर आपको सब्सिडी मिलेगा, तो आपको जस्ट इसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली वैल्यू एडजस्ट होके आ जाता है, तो वापस इसको प्लस और माइनस करने की जरूरत नहीं है सर। तो बाकी कहीं से भी अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड होएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड कर देना है बस। और फिर इस तरह आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। वापस एक बार बता रहा हूँ कि सबसे पहला, लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि प्रोडक्ट का लीस्ट प्राइस क्या है। 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपया, जो भी लिख के दिया रहेगा वहां पे आपको लिख देना है। उसमें से क्वेश्चन में अगर डिस्काउंट के बारे में जिक्र किया रहेगा, तो डिस्काउंट आप उसमें से माइनस कर देना, तो आपको आपका नेट वैल्यू आ जाएगा। फिर जितने भी खर्चे हुए रहेंगे, वो सारे के सारे खर्चे आपको ऐड ऑन कर देना, जो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे स्पेशल पैकिंग चार्जेस आपको ऐड कर देना है, इंश्योरेंस चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, ये सब चार्जेस तो आपको याद हो जाएगा। अब जी से लेके यहाँ तक जो मैंने 4 आइटम लिखा ना, इसको थोड़ा सा आपको याद रखने की जरूरत है बस। तो इसमें क्या लिखा है कि एनी एक्सपेंसेस पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। मतलब सप्लायर के बिहाफ पे कस्टमर ने क्या किया है, पैसा पे किया है, एक्सपेंस बियर किया है, तो वो पैसा उसके साथ क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। या तो पैसा कम पे करेगा, या तो एडजस्ट हो जाएगा। तो अगर वो एडजस्ट हो जाएगा, तो बिल के अंदर वो ऐड ऑन कर देगा, तो इसलिए इसमें प्लस कर देंगे। प्लस इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस फॉर द डिले इन पेमेंट। इसका मतलब अगर कस्टमर पेमेंट करने में डिले कर रहा है, तो उस केस में आप उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, कोई किसी भी टाइप का पेनल्टी चार्ज कर सकते हो, या कोई लेट फीस चार्ज कर सकते हो आप लोग। तो वो आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, वो आपको ऐड ऑन कर देना है इसके अंदर। फिर किसी भी टाइप का अगर आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर लोकल टैक्स पे किया है, तो वो आप लोग ऐड ऑन करो अदर देन जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो मुझे आखिर में वैल्यू करना है, मतलब इस वैल्यू पे मुझे जीएसटी निकालना रहता है, इसलिए उसको जस्ट इग्नोर कर देना। फिर सब्सिडीज रिसीव अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको कहीं से भी सब्सिडी मिल रही है, आप उसको ऐड ऑन कर दो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा तो उसको जस्ट इग्नोर कर देना, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट होके आ जाता है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और इस तरह आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। ओके, तो सम करूंगा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं आपको सम की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3D। तो लिखा है लिख के दिया है, द अरमान इंडस्ट्री हैज द प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टू द गुड सोल्ड बाय इट टू कामले इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा सा सब खर्चा पानी लिख के दिया है। तो लिखा था लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, गुड्स का जो लीस्ट प्राइस है एक्सक्लूसिव ऑफ एक्सपेंसेस, टैक्सेस और डिस्काउंट। मतलब इस प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी एक्सपेंस, कोई भी टैक्स, कोई भी डिस्काउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो कितने अमाउंट का एमआरपी प्राइस है इसका, 75,000। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेयर इनकर्ड बाय द अरमान इंडस्ट्री। तो मिस्टर अरमान इंडस्ट्री हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टू गुड सोल्ड बाय इट टू
काम्बले इंटरप्राइजेस। तो अभी आपको ये समझना है कि खर्चा कौन कर रहा है, कौन बियर कर रहा है। अगर आपको ये समझ में आ जाए तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे ऐसे। तो कौन इसके अंदर सप्लायर है, कौन कौन इसके अंदर कस्टमर है। तो ये सप्लायर हो जाएगा और ये कस्टमर हो जाएगा, और क्या। अरमान इंडस्ट्री हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो अरमान इंडस्ट्री हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सोल्ड गुड्स बाय, उसके द्वारा गुड्स को बेचा गया, किसको? कामले इंटरप्राइजेस को। तो सप्लायर ने क्या क्या खर्चा किया, तो लिखी थी लोकल टैक्सेस ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उन लोगों ने लोकल टैक्स पे किया है, तो ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन कर देंगे। प्रोडक्टिव पैकिंग इन द रिक्वेस्ट ऑफ द बायर, तो बायर ने उनको प्रोडक्टिव पैकिंग करने के लिए बोला इतने अमाउंट का, तो ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। सी जी एस टी एस जी एस टी चार्जेबल ऑन द गुड्स, तो गुड्स के ऊपर सी जी एस टी एस जी एस टी चार्ज किया गया। तो हमने आपको बोला कि कोई भी टाइप का टैक्स रहेगा आपको ऐड करना है एक्सेप्ट जीएसटी वाला आइटम छोड़ के, इसलिए जीएसटी वाला जो टैक्स रहेगा वो इग्नोर हो जाएगा। फिर आगे लिखे द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय दी कामले इंटरप्राइजेस। कामले इंटरप्राइजेस मतलब कस्टमर ने एक्सपेंस बियर किया ऑन बिहाफ ऑफ अरमान इंडस्ट्री और सप्लायर। ओके, तो सप्लायर के बिहाफ पे अगर कस्टमर कोई भी एक्सपेंस बेयर करेगा तो वो एक्सपेंस भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में आपको ऐड ऑन कर देना है। तो टेस्टिंग चार्ज उसने पे किया 4000, कमीशन उसने पे किया इतना, एंड डिज़ाइनिंग चार्ज उसने पे किया, तो ये भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। लिखा फिर अ सब्सिडी ऑफ ₹10,000 वॉज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो अगर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से आपको किसी भी टाइप का अगर सब्सिडी मिलता है तो वो जस्ट इग्नोर हो जाता है, तो वो आएगा नहीं। फिर आगे लिखा द लीस्ट प्राइस इज आफ्टर द कंसिडरिंग द सच सब्सिडी अरमान इंडस्ट्री ऑफर अ ट्रेड डिस्काउंट 1% ऑन द लीस्ट प्राइस। और लीस्ट प्राइस के ऊपर आपको 1% का ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, ठीक है। They calculate the value of supply as well as the tax of SGST 9% and CGST 9% हमको वैल्यू करना है फाइनल पे। ठीक है, करके दिखा देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर डी, कुछ भी नहीं था। आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। तो ड्रॉ करके दिखा था, ठीक है। तो इस तरह मैंने फॉर्मेट बना लिया और यहाँ पे लिखा कंपुटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा वो आपको ऐड ऑन करना है। तो सबसे पहला मुझे लिख के दिया है लीस्ट प्राइस। तो लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, तो लीस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना है? 75,000। तो यहाँ पे 75,000। फिर इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो आपको ऐड ऑन करते हुए चलना है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसेस, ठीक है, चलो ऐसे ऐड करो। ऐड लोकल टैक्सेस। लोकल टैक्सेस कितना पे किया गया? 5,000, तो इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। ये ए हो गया, फिर बी, फिर प्लस लोकल टैक्सेस, फिर प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव पैकिंग। तो प्रोटेक्टिव पैकिंग कितना पे किया गया है? 4,000, तो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर बाद में टेस्टिंग चार्जेस। टेस्टिंग चार्जेस कितना पे किया गया है? 4,000, तो ऐड हो जाएगा। फिर इसमें ऐड हो जाएगा कमीशन 6,000, वहाँ पे ऐड कर देंगे CEBCDE। फिर प्लस डिज़ाइनिंग चार्जेस, तो डिज़ाइनिंग चार्जेस कितना है? 2,000, वो ऐड कर देंगे। फिर सब्सिडी तो स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। फिर डिस्काउंट के बारे में, तो EF माइनस डिस्काउंट कभी भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है। तो डिस्काउंट आपको बोला 1% ऑन लीस्ट प्राइस। तो 75,000 का 1% अगर मैं निकालता हूँ 750, तो ये लेस हो जाएगा। और कोई एक्सपेंस है क्या? नहीं, बस हो गया। तो जो जो एक्सपेंस था मैंने सब कुछ ऐड ऑन कर दिया, दिखा देता हूँ। देखो, लीस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स लिख के दिया 75,000, तो मैंने यहाँ पे 75,000 लिख दिया। फिर हमें क्वेश्चन में लिख के दिया है लोकल टैक्सेस ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 5,000, प्रोडक्टिव पैकिंग चार्जेस 4,000,
ये CGST SGST तो आएगा नहीं, इसलिए इग्नोर कर दिया। तो लोकल टैक्सेस, प्रोटेक्टिव पैकिंग, तो लोकल टैक्सेस ऐड कर दिया, प्रोटेक्टिव पैकिंग ऐड कर दिया। फिर आपको उसके बाद टेस्टिंग चार्जेस क्वेश्चन में लिख के दिया था, यहाँ पे देखो टेस्टिंग चार्जेस 4000, कमीशन 6000, डिज़ाइनिंग चार्जेस 2000। तो जो था तो मैंने वो सब तीनों के तीनों इधर ऐड कर दिए। डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब्सिडी के बारे में बोला गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब स्टेट गवर्नमेंट से आपको किसी भी टाइप का सब्सिडी मिलेगा तो आपको जस्ट इग्नोर करना है, तो वो नहीं आएगा। द अरमान इंडस्ट्री ऑफर अ डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट 1% ऑन द लीस्ट प्राइस, तो आपको लीस्ट प्राइस के ऊपर 1% का डिस्काउंट निकालना था। तो 75,000 का 1% निकाला, इतना है बस, माइनस कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी लिख सकते हो। बस अब इसके ऊपर सबको ऐड करता हूँ, तो 75,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 प्लस माइनस 750, तो 95,250 आता है। अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको SGST निकालना है, CGST निकालना है। तो फोर्थ GST पेएबल ऐसा लिख दिया हेडिंग, CGST एट द रेट 9%, तो 95,000 का 250 इंटू 9% जो आएगा मैं यहाँ पे लिख दूँगा, तो आता है 8573। फिर ये ए दे दिया, इसको बी दे दिया, SGST एट द रेट 9%, तो 95,250 का 9%, तो 8573, दोनों को ऐड करूँगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 17,146 टोटल टैक्स पेएबल हो गया। और इस तरह आपके झोले में 5 मार्क्स 10 मार्क्स का आता है ये तो क्वेश्चन। तो इस तरह आपको सम को सॉल्व करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ठीक है। और एक एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, अगर ये कम समझा रहेगा तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्या लिखा था, गुरुनाथ और रजिस्टर्ड सप्लायर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड विद द शीशा इंटरप्राइजेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में लिख के दिया था वैल्यू ऑफ गुड्स, ओके, गुड्स का वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ IGST, ओके। तो मतलब इस अमाउंट के अंदर 1,88,800 में GST का पैसा इंक्लूसिव है, पर हम लोग को जो वैल्यू चाहिए रहता है ना वो एक्सक्लूसिव चाहिए रहता है, क्योंकि GST तो हम लोग को लास्ट वाली वैल्यू पे निकालना रहता है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। इसलिए इसमें से आपको GST का वैल्यू हटाना पड़ेगा, मतलब जब भी क्वेश्चन में अगर इंक्लूसिव लिख के दिया रहेगा तो आपको इस अमाउंट में से GST का पैसा हटाना पड़ेगा, ठीक है, वो हटा देंगे। तो इसको तो रिकॉर्ड करना ही है, बट GST माइनस करके। फिर टैक्सेस अदर देन GST हो गए, तो GST को छोड़ के बाकी उन लोगों ने लोकल टैक्स पे किया, कितना है 18,500, वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। फिर आगे लिखा था फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द गुरुनाथ, तो गुरुनाथ रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो ये सप्लायर खर्चा कर रहा था, सप्लायर जो भी खर्चा करेगा वो तो सारे खर्चे ऐड ऑन हो जाएंगे। तो इंश्योरेंस चार्जेस उसने पे किया 8,000, फ्रेड चार्जेस उसने पे किया 5,000, डिज़ाइनिंग चार्ज उसने पे किया 6,000, तो ये भी ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय द शीशा इंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ गुरुनाथ, ओके। तो शीशा इंटरप्राइजेस तो कस्टमर है और गुरुनाथ सप्लायर है, तो सप्लायर के बिहाफ पे अगर कस्टमर कोई भी एक्सपेंस बेयर करेगा तो वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। तो टेस्टिंग चार्जेस ने कितना पे किया 3,000, ठीक है। फिर आगे लिखा था एक्सपेंसेस ऑफ 3,000 वाज इनकर्ड ऑन द ट्रांसपोर्टेशन शीशा इंटरप्राइजेस नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द गुरुनाथ, ओके। तो 3,000 का खर्चा शीशा इंटरप्राइजेस ने पे किया, लेकिन सप्लायर के बिहाफ पे नहीं पे किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका पर्सनल एक्सपेंस होगा। तो अपन को उसका किसी का भी कोई भी पर्सनल एक्सपेंस अगर रहेगा तो अपन को जस्ट इग्नोर करना, ऑन बिहाफ होना चाहिए, नॉट ऑन अ बिहाफ अगर होगा तो आपको उसको इग्नोर करने का है, ठीक है। मतलब ये वाला डेटा आपका इग्नोर हो जाएगा। अगर वही समझोगे अगर ये नॉट नहीं होता, ये अगर मैंने हटा दिया यहाँ पे, तो ऑन बिहाफ ऑफ अगर गुरुनाथ होता तो फिर मैं इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया रहता।
और यहाँ पे नॉट ऑन बिहाफ लिखा है इसलिए इसको इग्नोर कर देंगे। फिर आगे लिखा है द सब्सिडी 20,000 रिसीव फ्रॉम द उड़ान अ एनजीओ लीस्ट प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। ओके, तो लीस्ट प्राइस को कंसिडर करते हुए वो लोग सब्सिडी प्रोवाइड करें कितना, 20,000 का। ठीक है, तो सब्सिडी के केस में क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से अगर किसी भी टाइप का अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड होती है तो आपको जस्ट इग्नोर करना है। बाकी कहीं से भी अगर आपको सब्सिडी प्रोवाइड होगी तो आपको ऐड ऑन कर देना। एंड द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टैक्स पेएबल, तो अपन को टैक्स पेएबल भी निकालना है इसके अंदर। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताता हूँ मैं फॉर्मूला बता के। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। अभी जो भी क्वेश्चन में हमें लिख के दिया रहेगा वन बाय वन इसको रिकॉर्ड करता हूँ। तो सबसे पहला हमें लिख के दिया है वैल्यू ऑफ गुड्स कितना लिख के दिया है, 1,88,000, बट उसमें इंक्लूसिव ऑफ IGST लिख के दिया। एक्सक्लूसिव होता तो मैं कुछ नहीं करता, बट इंक्लूसिव लिख के दिया। आपको दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूसिव ऑफ IGST एट द रेट 18%, 1,88,800। तो आपको याद रहेगा कि कभी भी अगर इंक्लूसिव रहेगा तो कैसे करना रहता है। इसमें से मेरे को GST का वैल्यू हटाने का है, तो कैसे करूँगा, तो सिंपल है। तो जो आपका वैल्यू लिख के दिया रहेगा 1,88,800 के ऊपर 18%, तो 18% अपन कैसे लिखते हैं, अपॉन 100 लिखते हैं ना। पर इसमें 100 नहीं लिखने का, इसमें 118 ऐड कर देने का, मतलब इसमें 18% ऐड कर देने का। जब भी क्वेश्चन में अगर आपको इंक्लूसिव लिख के दिया रहेगा, तो जैसे एक्सक्लूसिव होता, जैसे मेरे को फॉर एग्जांपल 1,88,000 के ऊपर 800 के ऊपर अगर मुझे 18% निकालना तो मैं 18/100 लिखता। लेकिन ये मैं कब लिखता, जब एक्सक्लूसिव होता। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिख के दिए, इंक्लूसिव, मतलब इस अमाउंट के अंदर GST का पैसा इंक्लूड है, तो ठीक है। तो क्या करने का, 1,88,800 इंटू 18, और ये सही है जो 100 है ना, इस 100 में 18 ऐड कर देने का, तो 118, और इसके हिसाब से वैल्यू करने का आपका आंसर आ जाएगा बस। तो एक्सक्लूसिव में ये फ़र्क रहता है और इंक्लूसिव में ये फ़र्क रहता है। तो बस इसमें से ये वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को GST का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो। तो 1,88,800 का 18/118, तो इसका मतलब 28,800 इसके अंदर GST का पैसा इंक्लूड है। तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखूंगा। तो 1,88,800 में से माइनस करूँगा 28,800, तो आएगा 1,50,000, सॉरी 1,60,000। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1,60,000। तो मैं यहाँ पे 1,60,000 लिख लूँगा, क्योंकि अपन को एंड में GST कैलकुलेट करना है, पहले नहीं। ठीक है, फिर जो भी एक्सपेंस रहेगा आप ऐड ऑन करते जाओ। तो नंबर 2 पे पहला A, तो हमने कौन सा एक्सपेंस पे किया है, टैक्सेस अदर देन GST। ठीक है, तो जो भी लोकल टैक्सेस रहेगा आपको ऐड कर देना है। तो 18,500 उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। फिर उसी के अंदर और एक्सपेंसेस हैं, प्लस करना है, सॉरी। फिर उसके बाद प्लस करना है आपको इंश्योरेंस चार्जेस कितना पे किया हमने, 8,000, वो भी ऐड ऑन कर दो। फिर इसमें ऐड करना है आपको फ्रेट चार्जेस कितना है, 5,000, वो भी ऐड कर दो। फिर इसके अंदर ऐड करना है आपको डिज़ाइनिंग चार्जेस कितना, 6,000, वो भी ऐड कर दो। फिर उसके बाद आपको ऐड करना है टेस्टिंग चार्जेस टेस्टिंग चार्जेस कितना उसने पे किया है, 3,000। नॉट ऑन बिहाफ वाला जो रहेगा वो तो नहीं आएगा, हो गया। ओके, फिर और एक एक है। फिर इसमें ऐड करना है सब्सिडी रिसिव्ड, नहीं, हाँ, फ्रॉम उड़ान एनजीओ। तो एनजीओ से कितना सब्सिडी रिसीव हुआ, 20,000। तो 20,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। टोटल कर देंगे, आपको टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगा। तो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं
तो 1,60,000 प्लस 18,500 प्लस 8,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 20,000। तो आंसर आता है 1,20,000, सॉरी 2,20,500। अब उसके ऊपर मुझे जीएसटी टैक्स, IGST पे कैलकुलेट करना है। IGST पेएबल 2,20,500 के ऊपर आपको 18% निकालना है, जो हमने इग्नोर किया था बस, क्वेश्चन में बोला इसीलिए। तो आ जाएगा 39,690, ये आपको फाइनल वैल्यू आ जाएगी। बस इस तरह आपको सम को सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो वही था, जो कुछ नहीं था, मैंने जो ऑलरेडी आपको पढ़ के बताया था। मैंने क्या क्या इंक्लूड किया और इसमें से क्या क्या एक्सक्लूड किया। क्वेश्चन नंबर 4 से 20,000 NGO से मिला, वो मैंने ऐड कर दिया। 3,000, हाँ 3,000 मैंने टेस्टिंग चार्जेस था। हाँ, तो देखो यहाँ पे 3,000 टेस्टिंग चार्जेस था, बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नॉट ऑन बी ऑफ था, तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया वाला डेटा। बाकी सारे जितने भी एक्सपेंस थे मैंने ऐड ऑन कर दिए इसके अंदर। बस ऐसे ही काम करना है आपको, ठीक है। नहीं समझा तो और एक ही क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सी। तो MS Ajay Enterprises registered supplier provides the following details with the respect to the contract entered with the Vijay Enterprises for a supply of goods। तो यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ गुड्स लिख के दिया है, बट इस वैल्यू ऑफ गुड्स में क्या लिखा है, इंक्लूसिव ऑफ SGST 9% एंड CGST 9%, सॉरी SGST 9%, CGST 9%। इट मीन्स ओवरऑल 18% इसके अंदर GST इंक्लूड है। जैसे प्रीवियस वाला सम कैसे कराया था वैसे ही सेम इंक्लूसिव लिख के दिया। अगर एक्सक्लूसिव लिख के दिया रहता तो जो वैल्यू लिख के दिया रहता मैं वही वैल्यू रिकॉर्ड करता, पर यहाँ पे इंक्लूसिव लिख के दिया है, तो इसका मतलब इस वैल्यू में से मुझे GST का पैसा माइनस करके मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा। फिर टैक्सेस अदर देन CGST SGST, तो मैंने कुछ लोकल टैक्सेस पे किया है तो वो भी आ जाएगा। फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द अजय इंटरप्राइजेस, तो अजय इंटरप्राइजेस अपना सप्लायर है, तो सप्लायर जो भी खर्चा करेगा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर देगा। तो इंश्योरेंस चार्जेस ऐड ऑन हो जाएगा, पैकिंग चार्जेस ऐड ऑन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऐड ऑन हो जाएगा। फिर आगे लिखा था टेस्टिंग चार्जेस इनकर्ड बाय द विजय इंटरप्राइजेस ऑन बिहाफ ऑफ द अजय इंटरप्राइजेस। तो ऑन बिहाफ ऑफ अजय इंटरप्राइजेस मतलब ये सप्लायर हो गया और ये कस्टमर हो गया। तो सप्लायर के बिहाफ पे कस्टमर अगर कोई एक्सपेंस पे करता है तो वो भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में एडजस्ट किया जाता है, तो वो भी ऐड ऑन हो जाता है। लेकिन क्या लिखा है कि डिजाइनिंग चार्जेस इनकर्ड बाय द विजय इंटरप्राइजेस नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द अजय इंटरप्राइजेस। तो नॉट ऑन बिहाफ अगर लिख के दिया तो आपको जस्ट इसको इग्नोर करना है। दोनों के बीच में जो भी मतलब उन दोनों के बीच में जो भी आपस में जो लेन देन चल रहा है उसके बिहाफ में अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो आएगा। तो ये कुछ बाहर वाला उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया तो हमको उनसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो वो आएगा नहीं। आगे लिखा था सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, ओके। तो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स से उनको कुछ सब्सिडी रिसीव हुआ, कितना है 10,000 का। लीस्ट प्राइस आफ्टर कंसिडरिंग दी सब्सिडी, तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन लिख के दी है, ये कैसे उनको सब्सिडी प्रोवाइड की गई करके ऐसा। तो बोला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड टैक्स ऑफ द SGST 9% एंड CGST 9% भी कैलकुलेट करके उनको दिखाना है अपन को, ठीक है। मैं फॉर्मूला बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया था, कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल नंबर पर्टिकुलर्स रुपीज़। तो जो जो क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा एक एक करके मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो पहला लिख के दिया है वैल्यू ऑफ गुड्स। तो वैल्यू ऑफ गुड्स कितना लिख के दिया है 5,90,000, बट वो इंक्लूसिव लिख के दिया ना, तो क्या करना पड़ेगा 5,90,000 इंटू 9%, 9% मतलब 18%, तो मैं एक साथ करता हूँ तो 18/118 करना है, क्योंकि इंक्लूसिव लिख के दिया। तो सीधा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको कितना आंसर आता है। तो 5,90,000 इंटू 18/118, इसका मतलब 90,000 इसके अंदर GST का पैसा इंक्लूड है, इसमें से हटाना पड़ेगा। तो 5,90,000 में से माइनस करूँगा 90,000,
तो आंसर आएगा 5 लाख। हो गया। फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंस रहेगा वो आपको ऐड करना है, तो प्लस टैक्सेस अदर अदर देन जीएसटी कितना है, अदर देन 29,500। फिर प्लस करूँगा मैं इंश्योरेंस चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस 11,800। फिर प्लस करूँगा पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस 1,200 ऐड किया इसके अंदर, 1,200 है। फिर इसके अंदर ऐड होगा जो क्वेश्चन में लिख के दिया, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है, 20,000, वो भी ऐड हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेस पेड बाय टेस्टिंग, जैसा आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते रहेगा, तो टेस्टिंग चार्जेस पेड बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब आप लोग कस्टमर सप्लायर का नाम यूज़ कर देना, या तो सीधा टेस्टिंग चार्जेस लिखना तो भी आपको चलेगा। तो टेस्टिंग चार्जेस कितना लिख के दिया है मुझे, 5,000, तो 5,000 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। फिर ऑन बिहाफ वाला जो मैंने इसको इग्नोर किया हुआ आएगा नहीं, फिर डायरेक्ट सब्सिडी आएगा, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर 10,000। हो गया, सबको ऐड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, सबको ऐड करता हूँ मैं। तो 5 लाख प्लस 29,500 प्लस 18,800 प्लस 1,200 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000 प्लस, तो 5,77,500। और फिर फाइनली ये हो गया थर्ड नंबर। फिर फोर्थ आएगा जीएसटी पेएबल, ऐसा हेडिंग बना के लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एस जीएसटी है @9%, और सी जीएसटी है @9%। तो इस अमाउंट के ऊपर आपको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 5,77,500 का 9%, 5,77,500 का 9%, 51,975, 51,975 हो गया। टोटल मारना है तो टोटल मार दो, नहीं मारना है तो नहीं करेंगे, चलेगा बस। तो इस तरह आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई के सम को सॉल्व करना है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही हो गया। तो मैंने 2-3 साल के पेपर में से आप पर आए, और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको आते हैं बीकॉम लेवल पर, बैफ लेवल की बात करो मैं। तो सीए के जो बच्चे लोग हैं, सीएस के बच्चे बच्चे लोग हैं, उनके लिए नहीं है ये, कि बीकॉम और बैफ के बच्चों के लिए है। उनको तो अलग ही लेवल का क्वेश्चन में भी आ सकता है, अगर ऐसे ही आता रहेगा तो उनके लिए भी काम हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो फिर उनको अलग देखना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा, थैंक यू।